पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ की मुइंग के साथ फाइट हुई थी क्योंकि उन दोनों का मार्शल आर्ट कंपटीशन लगा हुआ था और उस फाइट में शियाओ ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ मुइंग को हरा दिया होता है, जिस चीज से तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि शियाओ ने इतनी आसानी के साथ मुइंग को हरा दिया है। लेकिन तब शियाओ के मास्टर उसे बताते हैं कि तुम जिस लांग के साथ रहते हो उसकी सच्चाई तुम नहीं जानते कि वो यहाँ की प्रिंसेस है। इस बारे में जानकर तो शियाओ भी हैरान हो गया होता है क्योंकि उसे इस बारे में कभी नहीं पता था। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ एक जगह पे बैठकर उन दोनों पेपर को देख रहा होता है जिसे उसके मास्टर ने उसे दिया था। जिसके बाद वो अपने मास्टर की बातें याद करना शुरू कर देता है, जहाँ उसने अपने मास्टर से कहा था इन दोनों पेपर पे तो मुझे थर्ड प्रिंस और क्राउन प्रिंस की तरफ से इन्विटेशन मिला हुआ है और ये दोनों लान के ही भाई हैं जो राजगद्दी छीनना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर शियाओ अपने मास्टर से कहता है इन दोनों के इन्विटेशन का टाइम तो बिल्कुल सेम है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ प्लान बनाया है मेरे लिए ताकि मैं वहां जाऊं और वो मुझे फंसा दे। इस पर उसके मास्टर भी कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए तुम्हें अभी काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और इस टाइम तुम्हें इन दोनों से ही नहीं बल्कि एक और ऐसा इंसान है जिससे भी तुम्हें सावधान रहना है और वो इंसान है फेंग, जो कि स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर है। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि आखिर वो कौन है और उससे मेरी कौन सी दुश्मनी जो मेरे पीछे पड़ जाएगा। तब उसके मास्टर उससे बताते हैं थर्ड प्रिंस ने स्काई बर्निंग सेट के साथ अपनी काफी अच्छी दोस्ती बना कर रखी है और वहाँ के यंग मास्टर को अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए उससे ये वादा कर दिया था कि वो उसकी शादी प्रिंसेस लान से करवा देगा। इसी वजह से स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर थर्ड प्रिंस का इतना ज्यादा सपोर्ट करता है कि वो लान से उसकी शादी करवा दे। और अब जब तुम बीच में आ गए हो तो वो तुम्हारा काफी बड़ा दुश्मन बन जाएगा, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उस इंसान से भी बचकर रहना होगा। तुम्हारे बचने के रास्ते तो कम लेकिन खतरे के रास्ते एक के बाद एक नए नए आते जा रहे हैं। लेकिन लान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो। सारा फैसला तुम्हारे ऊपर ही होगा। जिसके बाद शियाओ अब दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। तब वहाँ पर लान आती है जो उसे कहती है अरे शियाओ तुम यहाँ पर हो क्या, तुम्हें भी रात को चांद को देखना अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तब शियाओ लान से कहता है मुझे यहाँ पर एक बहुत मुश्किल फैसला लेना है, तो क्या वो फैसला लेने में तुम मेरी मदद करोगी? ये सुनकर लान समझ जाती है कि आखिर शियाओ किस फैसले के बारे में बात कर रहा है। शियाओ जरूर इस बारे में बात कर रहा होगा कि उसे किसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, क्राउन प्रिंस का या फिर थर्ड प्रिंस का। इसलिए वो शियाओ से कहती है तुम्हें किसी भी चीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम इतना बड़ा झमेला अपने सर पे क्यों लेना चाहते हो? तुम इस सब चीजों से दूर चले जाओ क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और इससे तुम्हें भी काफी खतरा हो सकता है। तब शियाओ से कहता है कभी कभार हमें ऐसी चीज भी करनी पड़ती है जो हमें पसंद नहीं होती, तो क्या हम वो चीज नहीं कर सकते हैं? क्यों, सही कहा ना मैंने प्रिंसेस। तब ये सुनकर तो लान भी हैरान रह जाती है कि शियाओ को पता चल गया कि वो यहाँ की प्रिंसेस है। वो उससे माफी मांगते हुए कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे सामने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाऊं, मैं इसके बारे में तुम्हें बता ही देती। लेकिन तब शियाओ से कहता है मैं नहीं जानता था कि तुम भी मुझे धोखा दोगी, तुम हमेशा मेरे साथ थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो और हर खतरे में मेरा साथ दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस रैंकिंग बैटल के लिए मुझे यूज कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ पर आ जाऊं और इस रैंकिंग बैटल में हिस्सा लूं। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब उसे जाते हुए लान देखते हुए कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो और जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन शियाओ वापस नहीं आता, इसलिए लान वहीं पे बैठकर रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसका सच में ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि वो तो उल्टा खुद शियाओ को पसंद करने लगी है। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर शियाओ भी आ जाता है जो लान की आंखों में आंसू देखते हुए कहता है मुझे समझ आ चुका है कि आगे मुझे क्या करना है। तब शियाओ को देखकर लान एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए दोबारा मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जिस पर शियाओ कहता है तुम्हें नहीं याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़कर चले जाऊँ? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर लान भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो शियाओ को लेकर अपने फादर के पास आती है और उन्हें बताती है कि यही वो शियाओ है जिसके बारे में मैं आपसे बातें कर रही थी। इसके पास मार्शल आर्ट की स्किल तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन ये बहुत अच्छा डॉक्टर भी है। मैंने इसलिए इसे यहाँ पर लेकर आया है ताकि ये आपकी बीमारी का पता लगा सके कि आपको क्या बीमारी हुई है, और एक बार अगर बीमारी का पता चल जाए तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे पता है कि मास्टर गु आपका कब से इलाज कर रहे हैं और वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर भी हैं। मैं उनके इलाज करने के तरीके पे कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन बस मैं शियाओ को एक ट्राई देना चाहती हूँ, हो सकता है वो आपकी बीमारी का पता लगा ले। तब लान की ऐसी जिद पर उसके फादर भी मान जाते हैं कि वो शियाओ से अपना इलाज करवा के देखेंगे। इसलिए अब शियाओ लान के फादर के पास आता है और सबसे पहले वो उनकी पल्स को चेक करना शुरू कर देता है ताकि ये पता लगा सके कि आखिर उनके अंदर बीमारी कौन सी है। तब जैसे ही शियाओ उनकी पल्स को चेक करना शुरू करता है उसे बस 1 मिनट के अंदर ही बीमारी का पता लग जाता है कि आखिर लान के फादर को हुआ क्या है। उसके बाद शियाओ लान के फादर से कहता है कि आपके सीने में लगा हुआ कोई ऐसा घाव है जो 3 साल से नहीं भर रहा। ये सुनकर
तो लान के फादर भी हैरान रहते हैं कि आखिर शियाओ को कैसे मालूम पड़ा कि मेरे सीने पे एक घाव है जो कि 3 साल से नहीं भर रहा। तब शियाओ उनसे कहता है वो कोई घाव नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है और उसका नाम सोल डिवोरिंग किलिंग गू पॉइजन है और वो इंसान के दिल में जितने भी खून होते हैं उन्हें खाते हुए जिंदा रहता है। ये सुनकर लान के फादर शियाओ से कहते हैं तुम नहीं जानते कि मास्टर गू मेरा 3 साल से इलाज कर रहे हैं और अगर मेरे अंदर कोई पॉइजन गया होता तो उन्हें समझ आ गया होता कि मेरे अंदर कोई पॉइजन है क्योंकि उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। मुझे तो लगता है तुमसे कुछ गलती हो गई है। तब शियाओ उनसे कहता है अगर आपको भरोसा नहीं मेरी बातों पे तो मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ, इसलिए आप मुझे सबसे पहले अपना वो घाव मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपके अंदर पॉइजन है भी या फिर नहीं। इसलिए लान के फादर अपना उसे घाव दिखाते हैं। तब उस घाव को देखकर शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर वहाँ पर लान के अंकल द्वारा लगा हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये शियाओ यहाँ पर कुछ गड़बड़ करना चाहता है, लेकिन लान उन्हें समझाती है, इसलिए वो फॉर्मेशन वहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद शियाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे लान के फादर के पास लेकर आता है और जैसे वो अपनी पावर को लान के फादर के अंदर डालता है उनके दिल के पास से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकल रहा होता है जो धीरे धीरे करते हुए उस घाव के बाहर आ रहा था। ये देखकर जल्दी से लान उस कीड़े को बाहर निकालने वाली होती है, लेकिन शियाओ उसे रोक लेता है और वैसे ही वो कीड़ा फट से वापस अंदर चला जाता है। ये देखकर लान शियाओ से कहती है आखिर तुमने मुझे उस कीड़े को निकालने क्यों नहीं दिया। तब शियाओ से बताता है ऐसा नहीं कर सकते, ये कीड़ा तुम्हारे फादर की लाइफ पर ही जिंदा है, अगर इसे मार दिया गया तो तुम्हारे फादर अब भी क्या भी मर जाएंगे, इसे निकालने का दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। ये कीड़ा 5 साल तक के जिंदा रहता है, अगर कैसे भी करके आप 5 साल तक के जिंदा रह गए तो आपकी जान बच जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कीड़ा जितना आप अभी कमजोर हो चुके हैं आपको 5 साल तक के जिंदा रहने देगा। और एक बात मुझे समझ आ चुकी है कि जिसने भी आपके सीने पे ये घाव दिया है उसी ने उस घाव के साथ इस कीड़े को अंदर डाला है। जो सुनकर तो लान के फादर भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये घाव मास्टर गू ने ही लान के फादर को दिया था इसलिए कि वो उसका इलाज करना चाहते थे। लेकिन तब लान के फादर को समझ आता है कि उन्हें मास्टर गू के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो इतने ही माहिर डॉक्टर होते तो 3 साल पहले ही उनका इलाज कर दिए होते, लेकिन असल में तो उन्हें बीमार करने वाले ही वही थे। तब शियाओ लान के फादर से एक सवाल पूछता है कि मैंने सुना है आपके दोनों बेटे आपकी राजगद्दी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके कहने पे मास्टर गू ने आपके अंदर ये पॉइजन डाला होगा तो इसमें तो कम से कम 5 साल लगेगा आपको मरने के लिए, तो वो आपके दोनों बेटे आपको एक ही टाइम पे क्यों नहीं मार देते, उन्होंने 5 साल तक का इंतजार क्यों किया, वो चाहे तो अभी भी आपको मार सकते हैं ना। तो उसके फादर कहते हैं नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे सपोर्ट में तियानजियान मैनर सेक्ट है, वहाँ के किंग और मेरी काफी अच्छी दोस्ती है, बिल्कुल एक भाई की तरह, और मुझे या फिर उसे कोई भी खतरा महसूस होता है तो हम दोनों एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे बेटे के साथ शियाओ ट्राइब और स्काई बर्निंग सेट मिला हुआ है, लेकिन वो दोनों एक साथ भी क्यों ना आ जाए तब भी वो तियानजियान मैनर का मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन दोनों ने ये स्लो तरीके से मुझे मरने का तरीका निकाला ताकि मैं 5 साल में अपने आप मर जाऊं और ऐसा लगे कि मेरी नेचुरल डेथ है और किसी ने मुझे जान से भी नहीं मारा। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान रह जाता है। वहाँ पर एक आदमी आकर लान के फादर से कहता है तियानजियान मैनर से कुछ लोग आए हैं ताकि वो रैंकिंग बैटल के लिए इन्विटेशन दे सके। इसलिए लान के फादर शियाओ से कहते हैं मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अपनी जगह तुम्हें भेजना चाहता हूँ, तुम वहाँ पर चले जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे मालूम पड़ चुका है कि मेरे अंदर कौन सा पॉइजन डाला गया है। जिस पर शियाओ और लान दोनों मान जाते हैं। तब जैसे वो दोनों कमरे के बाहर आते हैं लान शियाओ से पूछती है क्या कोई ऐसा सच में तरीका नहीं है जिससे मैं अपने फादर को बचा सकती हूँ। तब शियाओ से कहता है हाँ एक तरीका है, सोल बर्निंग फ्लावर, अगर तुम उसे ले आओ तो उसकी मदद से मैं तुम्हारे फादर को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन तब लान उससे कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दुनिया के किसी भी कोने से उस फ्लावर को लेकर आ ही जाऊंगी। तब वहाँ पर तियानजियान मैनर के 2 लोग आते हैं जो कि वहाँ के यंग मास्टर हैं और उनका नाम लिंग यून और लिंग जी होता है। तब लिंग जी जो छोटा वाला होता है वो लान को देखकर कहता है तुम तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो, जैसा कि लिंग यून ने मुझे बताया था तुम उससे भी कहीं गुना ज्यादा सुंदर हो, लगता है मेरे बड़े भाई ने तुम्हें शायद इतनी करीब से पहले नहीं देखा था, इसलिए वो तुम्हारी खूबसूरती का अंदाजा नहीं लगा पाए। जिसके बाद लिंग जी लान के पास आ जाता है और उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारी आवाज भी कितनी ज्यादा प्यारी है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। मैं अभी 16 साल का हूँ लेकिन तब भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब उसका बड़ा भाई उससे कहता है अरे बकवास बात है यहाँ पे मत करो, हम यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं आए हैं। लेकिन तब लिंग जी अपने बड़े भाई को चुप करवाते हुए कहता है नहीं, मैं तो शादी करूंगा तो सिर्फ मिस लान से ही। तब वहाँ पर शियाओ आता है जो उससे कहता है बच्चे तुम नहीं जानते कि लान तुम्हें कभी भी हाँ नहीं कहेगी क्योंकि उसने हाँ किसी और को पहले ही कर दिया है। तब ये सुनकर लिंग जी कहता है कौन है वो इंसान जिसने मुझसे मेरी प्रिंसेस को चुरा लिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब शियाओ से कहता है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ मैं ही हूँ, लान ने मुझे पहले ही हाँ कर दिया है कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तब ये सुनकर लिंग जी उससे कहता है मिस लान शादी करेगी वो भी तुमसे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम तो उनके लायक
लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं कि तुम किसी काम के नहीं हो। तब ये सुनकर शियाओ गुस्से में उससे देखते हुए कहता है, बच्चे तुम अपनी जबान से ज्यादा बोल रहे हो। उसके बाद उसके बड़े भाई से कहता है, अपने छोटे भाई को संभाल के रखा करो वरना आगे चलकर वो काफी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तब इस चीज से तो लिंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए शियाओ से कहता है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब ये सुनकर शियाओ भी अपनी हीवनली स्वॉर्ड को वहां पर निकाल लेता है। लेकिन तब उसके कान में आकर उसका बड़ा भाई शियाओ से कहता है, तुम नहीं जानते कि जो लिंजी है स्पिरिचुअल फेस मैसेजम के लेवल 3 पर है, वो तुमसे कहीं गुना ज्यादा आगे है। जो सुनकर तो शियाओ के भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था ये बच्चा तो किस काम का होगा, इसके पास तो कोई ढंग की मार्शल आर्ट भी नहीं होगी। इसलिए वो जैस्मिन के पास आकर कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है। तब जैस्मिन उससे कहती है, मैं तो यहाँ पर एक प्यार भरी फाइट देखना चाहती थी कि तुम आखिर लान के लिए कितनी मुश्किल से फाइट कर पाते हो। ये देखने में तो मुझे बहुत मजा आता, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया कि वो बच्चा तुमसे कहीं गुना ज्यादा आगे है। तब शियाओ जब यहाँ पर फंसी गया होता है तब वो छोटे बच्चे से कहता है, ठीक है मैं तुमसे चैलेंज लड़ूंगा, अगर मेरे 3 अटैक को तुमने रोक लिया या फिर तुम्हारे 3 अटैक को मैंने रोक लिया तो उसके बाद तुम्हें लान से ही पूछना होगा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। अगर उस टाइम भी उसने तुम्हें हाँ कह दिया तब मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे अपना बॉस कहना होगा और मेरा सारा ऑर्डर मानना होगा। ये सुनकर लिंजी जो होता है वो शियाओ से कहता है, हाँ मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, तो चलो अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं और जैसे दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती है वो अटैक काफी भयंकर होता है जिस वजह से दोनों पीछे आकर हट जाते हैं और ये मूव बिल्कुल ड्रॉ हो चुका था। ना इस मूव में लिंजी जीता होता है और ना ही शियाओ। तब ये देखकर लिंजी वहां पर अपने एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर शियाओ को हरा सके। तब ये देखकर शियाओ अपने स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो काफी भयंकर वाला अटैक लिंजी के ऊपर ही कर देता है जिस वजह से लिंजी वहां से दूर जाकर गिरता है और इस अटैक में लिंजी हार चुका था। तब शियाओ अपने मन में कहता है, ये बच्चा सच में काफी कमाल का है, अगर हम दोनों का लेवल सेम भी होता तब भी ये मुझे आसानी के साथ हरा देता अगर मेरे पास स्टार गॉड और इविल गॉड की पावर नहीं होती तो। लेकिन तब लिंजी शियाओ से कहता है, मैंने अपनी पूरी पावर का अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया था, अब मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ तुम इस अटैक से बच पाते हो या फिर नहीं। इसके बाद वो अपना सबसे भयंकर वाला अटैक एक्टिवेट कर लेता है जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड तो किसी पहाड़ जितनी बड़ी बन जाती है और वो स्वॉर्ड से सीधा शियाओ के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन शियाओ अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक को भी रोके होता है और एक बार उसके स्वॉर्ड के चंगुल से हटते हुए अपनी हीवनली स्वॉर्ड और स्टार गॉड की पावर को दोनों एक साथ एक्टिवेट करते हुए एकदम भयंकर वाला अटैक लिंजी की स्वॉर्ड के ऊपर कर देता है जिस वजह से लिंजी की स्वॉर्ड वहां पर चकनाचूर हो जाती है और वो वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।